तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि हिराकू उसके फार्म से एक रेडिश यानी कि मूली को हार्वेस्ट करता है और फिर सीना उसको साफ कर देती है। तो हिराकू उस मूली को बाइट करता है और हम देखते हैं कि उसे वो स्वीट और काफी ज्यादा अच्छी लगती है। फिर ये देखकर सीना भी उस मूली को खाती है, लेकिन वो उसको काफी ज्यादा स्पाइसी लगती है क्योंकि उसने उसके एंड के पार्ट को बाइट किया होता है जो कि स्पाइसी होता है और उससे पिकल्स बनाए जाते हैं। फिर हिराकू कहता है कि हमें इससे ड्राई डाइकोन बनाना चाहिए जो कि एक पिकल होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्टमैन चिल्ड्रन वहाँ पर आकर हिराकू से कहती हैं कि विलेज में कुछ अजीब लोग आए हैं। तो फिर हिराकू वहाँ पर जाकर देखता है और हम देखते हैं कि एक आदमी और एक लड़की उन गॉड्स के स्टैचू की तरफ सिर झुकाए हुए होते हैं। फिर हिराकू उस आदमी प्रोजेनिटर को हाई बोलता है और फिर हमें पता चलता है कि वो वैम्पायर्स का प्रोजेनिटर वेलग्रिफ होता है। फिर अगले सीन में हम उन्हें हिराकू के घर में देखते हैं और फिर हिराकू प्रोजेनिटर से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? तो फिर वो लड़की उसको बताती है कि मेरा नाम फुशु है और मैं एक कोरियन प्रिंसेस हूँ। फिर हिराकू कहता है कि ये कोरियन रिलीजन क्या है? तो फिर वेलग्रिफ उसको बताता है कि वो इस जगह के सभी गॉड्स और रिलीजन्स को मानने वाले लोगों का ग्रुप है। फिर वो कहता है कि हमारा टेम्पल सिखाता है कि हर किसी को उनके गॉड को मानने के लिए फ्री होना चाहिए। और तभी लू उसको बताती है कि और प्रोजेनिटर कोरियन रिलीजन को लीड करते हैं और ग्रेट प्रीस्टेस फुशु भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ उनके प्रेजेंस को सेलिब्रेट करने के लिए परेड्स की जाती है। फिर हमें पता चलता है कि फुशु की उनसे एक रिक्वेस्ट होती है और फिर वो हिराकू से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे की जान बचा लो। वो कहती है कि तुम्हारे विलेज में ना सिर्फ वैम्पायर प्रिंसेस लू लूसी रहती है बल्कि मेडिसिनल हर्ब की स्टडी की लीडिंग अथॉरिटी ग्रेट फ्लोरा साकुतो भी यहीं पर रहती है। फिर अगली सीन में हम उन्हें फ्लोरा के सामने देखते हैं और फिर हिराकू उससे पूछता है कि क्या तुम इतनी ज्यादा फेमस हो? तो वो कहती है कि मैं अपनी ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन जो बुक्स मैंने लिखी है वो मैजिक के सभी स्कूल्स में पढ़ाने के लिए यूज की जाती है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि फुशु उन्हें बताती है कि उसके बेटे को क्या प्रॉब्लम है। तो सुनकर फ्लोरा कहती है कि उसे बचाना काफी मुश्किल है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों का कॉम्बिनेशन हो गया होता है। हिराकू उनसे पूछता है कि क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? तो लू कहती है कि वो आसान नहीं होगा, लेकिन हम इन्हें ऐसे ही मना नहीं कर सकते। फिर अगले सीन में हिराकू हमें बताता है कि उन दोनों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और अपनी रिसर्च स्टार्ट की। फिर लू हिराकू से काफी सारे इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए कहती है जो कि उस बुक में लिखे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पहला इंग्रेडिएंट एक व्हाइट फ्लावर होता है जो बर्फीले माउंटेन्स पर होता है। तो फिर टिया उसको लेने के लिए निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसको एक वॉकिंग मशरूम चाहिए होता है, तो हाई एल्फ्स उसको लेने जाने के लिए कहती है। और फिर हम देखते हैं कि अब उसे एक काफी रेयर ट्रेजर चाहिए होता है जो कि ड्रैगन का टीयर होता है। तो फिर हम देखते हैं कि हाकुरेन लास्टी के पैर में गुदगुदी करने लगती है जिससे उसका एक आंसू आ जाता है और हिराकू उसको कलेक्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि अब उसे ग्रोग्रांड माउंटेन से एक डार्क स्टोन चाहिए होता है जो कि ड्राइम की गुफा में होता है। तो फिर हाकुरेन उसको लेने के लिए निकल जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हाई एल्फ्स वापस आ गई होती है, लेकिन उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और फिर लिया हिराकू से कहती है कि वो वंडरर मशरूम हमारी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और फिर वो उसको वो वंडरर मशरूम दे देती है। फिर हम देखते हैं कि उनके पास सभी इंग्रेडिएंट्स आ गए होते हैं जिनमें एक प्लांट भी होता है जो कि माइकल उनके लिए लाया होता है और वो काफी ज्यादा रेयर होता है। फिर हम देखते हैं कि वो उस प्लांट को निकालने के लिए काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और फिर फ्लोरा उसको निकाल देती है। तो हम देखते हैं कि उसमें से उन्हें काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लू और फ्लोरा उन इंग्रेडिएंट्स से काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने लगती है जो कि कई दिनों तक चलते हैं और उन दिनों में फुशु सुबह से रात तक गॉड से सिर्फ प्रेयर करती है। फिर हम देखते हैं कि फ्लोरा और लू के एक्सपेरिमेंट से वहाँ पर काफी सारे धमाके हो रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने फू के बेटे के लिए मेडिसिन बना ली होती है और इसके लिए वो उनको थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और वेलग्रिफ और फुशु दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर इस काम के लिए हिराकू, लू और फ्लोरा दोनों की तारीफ करता है। फिर हम देखते हैं कि फुशु के प्रेयर करने की वजह से उनके स्टैचूज काफी ज्यादा ग्लो कर रहे होते हैं। तो फिर वो उनके गेट्स को सिर्फ प्रेयर के समय ही खोलने का डिसाइड करते हैं। फिर अगले सीन में हम दो छोटी लड़कियों को आपस में बात करता हुआ देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक काफी अलग सा पेड़ देखते हैं। और फिर हिराकू हमें बताता है कि मैं इस एक्सपेरिमेंटल एरिया के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। वो कहता है कि अपने फार्मिंग टूल की वजह से मैं सिर्फ इमेजिन करके कुछ भी ग्रो कर सकता हूँ। और फिर हम उन्हें उस ट्री के सामने देखते हैं और हिराकू भूल गया होता है कि वो कौन सा ट्री होता है। तो फिर फ्लोरा उससे कहती है कि जो कुछ भी हम विलेज में उगाते हैं हमें उसका एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो हिराकू कहता है कि सही कहा। फिर वो देखते हैं कि उस पेड़ पर फ्रूट लगे होते हैं और फिर तभी सीना उन्हें उस पेड़ से टूटकर नीचे गिरे हुए कुछ फ्रूट्स दिखाती है। तो उनको देखकर हिराकू समझ जाता है कि वो वॉलनट यानी कि अखरोट होते हैं। फिर हिराकू उन्हें बताता है कि तुम इस सीड के अंदर का हिस्सा खा सकते हो, लेकिन उन्हें निकालना काफी मुश्किल होता है और इसके लिए तुम्हें स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि टिया ऐसे ही बड़े आसानी से उस अखरोट के शेल को तोड़ देती है। फिर वो वहाँ पर एक और ट्री देखती है और उस पर भी फ्रूट्स लगे होते हैं और फिर उसके शेल को तोड़ने पर हिराकू को समझ आता है कि वो आलमंड यानी कि बादाम होते हैं।
और फिर हम देखते हैं कि ये सब कुछ फ्लोरेम नोट कर रही होती है। फिर वो वहाँ पर कुछ पौधे देखती है तो फ्लोरेम कहती है कि क्या ये कोई लीफ की वेजिटेबल है। तो फिर हिराको उन्हें निकाल देता है और कहता है कि ये पीनट्स है जो कि अंडरग्राउंड ग्रो होती है। फिर उन वॉलनट, आलमंड और पीनट्स को देखकर हिराको को याद आता है कि वो उस समय नट्स की फार्मिंग करना चाहता था। फिर वो कहते हैं कि अगर ये नट फील्ड है तो वो कलरफुल फ्रूट्स कैसे हैं। फिर वो उन फ्रूट्स को पास से देखती है और फिर सीना कहती है कि इस फ्रूट के नीचे कुछ लगा है। फिर हम देखते हैं कि फ्लोरम उस फ्रूट के शेल को तोड़ती है और फिर हिराको देखता है कि वो कैश्यू यानी कि काजू होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके खा रहे होते हैं और फिर फ्लोरम कहती है कि टी के साथ ये काफी अच्छे लगेंगे। फिर वो कहती है कि डेमोनिक किंगडम में सेल करने पर ये सभी काफी तेजी से बिकेंगे। फिर हिराको सोचता है कि मौका मिलने पर मुझे नई नई चीजें ग्रो करनी चाहिए। फिर अगले सीन में हिराको कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक स्लाइम की स्टोरी बताता हूँ। एक दिन जिस स्लाइम ने हमारे वाटर को प्यूरिफाई किया था वो हमारे वाइन के बैरल में गिर गया और सारी वाइन पीने पर वो एक वाइन स्लाइम बन गया। उसके बाद से वो स्लाइम हमारे हर इवेंट पर आ जाता था ताकि उसे और ज्यादा ड्रिंक मिल सके, लेकिन हमें उसके बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टिया हवा में उड़कर एक टोकरी को नीचे फेंकती है जिस पर पैराशूट लगा होता है और फिर तभी लास्टी और हाकुरेन वहां जाती है और वो हिराको से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो उन्हें बताता है कि मैं पैराशूट को टेस्ट कर रहा हूँ। फिर टिया हिराको से कहती है कि वो सही से वर्क किया लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा वेट को हैंडल कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो वाइन स्लाइम आ जाता है और हिराको से उसे रेड करने के लिए कहने लगता है। तो फिर वो स्लाइम को उस टोकरी में रखकर हवा से नीचे फेंकती है और वो एक पैराशूट की तरह फ्लोट कर रहा होता है। फिर हिराको मन में सोचता है कि शायद अब ये हमारा टेस्ट पायलट बन सकता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्लाइम नीचे कूद जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो फिर ये देखकर लास्टी कहती है कि शायद ये बोर हो गया। फिर अगले सीन में हम माउंटेन एल्फ वर्कशॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी माउंटेन एल्फ काम कर रही होती है और या भी काम कर रही होती है। और तभी उसकी असिस्टेंट हिडेटो उससे कहती है कि मैं हमारे प्रोडक्शन प्लान को डिस्कस करना चाहती हूँ। फिर उसके बनाए बॉल को देखकर हिडेटो कहती है कि क्या हमें स्टैंडर्ड बॉल बनाने के लिए निकाला गया था। तो या उससे कहती है कि इसमें एक साथ सभी का खाना आ सकता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बॉल खराब हो जाता है। तो हिडेटो उससे छोटा बॉल बनाने के लिए कहती है। फिर हिडेटो हमें बताती है कि हम दोनों साथ में बड़े हुए और लीडर बनने का काम मेरा था, लेकिन मुझे असिस्टेंट बनना ज्यादा सही लगा और मैंने लीडर बनने से मना कर दिया और इससे लेडी या को जबरदस्ती लीडर बनना पड़ा, लेकिन एंड में ये वर्क कर गया। फिर वो कहती है कि काफी सारी परेशानी झेलने के बाद हम ग्रेट ट्री विलेज में पहुंचे जहाँ उन्हें डिलीशियस खाना मिला, बाथ मिली और वार्म बेड में सोने के लिए मिला और इतनी लग्जरी उन्होंने पहली बार देखी थी। फिर वो कहती है कि अपने लोगों की असिस्टेंट होने के नाते मुझे ये सोचना होगा कि हम इन लग्जरीज को एंजॉय करना कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कहती है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये दिखा सके कि हम विलेज को बेनिफिट कर सकते हैं। वो कहती है कि हमारे डेक्स्ट्रस नेचर की मदद से हमने विलेज में कंट्रीब्यूट किया। फिर वो कहती है कि उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मेयर के साथ हमारी रिलेशनशिप है। वो सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर भी उनका फेवर अर्न करना हमारे लिए अच्छा रहेगा और थैंकफुली लेडी या वो करना चाहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि या हिडेटो को बताती है कि वो हिराको की रिस्पेक्ट करती है और ये सब कुछ बोलते हुए वो ब्लश कर रही होती है क्योंकि वो हिराको को पसंद करती है। फिर हिडेटो या से कहती है कि चलो मेयर का फेवर अर्न करते हैं और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि या एक काफी बड़ा पत्थर उठा लेती है और कहती है कि मैंने मेयर की अटेंशन लेने के लिए इतना ज्यादा हार्ड ट्रेन किया है। हिडेटो से कहती है कि उसकी अटेंशन लेने के लिए तुम्हें मसल्स की जरूरत नहीं है। तो फिर या कहती है कि क्यों नहीं। वो कहती है कि क्या हम ये नहीं मानते कि आदमी से जीतने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग फिजिकल फॉर्म चाहिए होगी। तो हिडेटो कहती है कि वो फाइट में जीतने की बात है और द ग्रेट ट्री विलेज में हमें उससे कोई हेल्प नहीं होगी। तो या कहती है कि तुमने सही कहा क्योंकि हमारे बाकी के रेजिडेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें हराए बिना मैं मेयर को नहीं जीत सकती। तो हिडेटो कहती है कि हम उसे कैप्चर करने का ट्राई नहीं कर रहे। फिर वो कहती है कि लगता है कि तुम्हें दिखाने से समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो या को हिराको के पास लाती है और फिर या हिराको के सामने काफी बड़ा पत्थर उठाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि इससे हिराको डर जाता है और कहता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। और फिर हम देखते हैं कि उसका ये रिएक्शन देखकर या को हिडेटो की बात समझ आ जाती है। फिर हिडेटो उससे कहती है कि चलो दूसरे मेथड्स को ट्राई करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि या अपने एप्स बनाने लगती है। तो फिर हिडेटो से कहती है कि तुम हमेशा मसल्स के बारे में क्यों सोचती हो। वो कहती है कि हमें तुम्हारे सभी वेपन्स को यूज करना होगा, तो हमें तुम्हारे लेग्स और नीचे पर फोकस करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। तो फिर हिडेटो उससे कहती है कि हमारे लोगों के लिए हमें ये करना ही होगा। तो फिर हम देखते हैं कि वो अपनी चेस्ट मसल को ट्रेन करने लगती है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 5 ऑफ फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।